जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए, और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको क्लास 12 का जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसका जो 15वां लेसन है भारतीय संविधान का निर्माण, उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों पर क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो इससे पहले भी इसका एक क्लास जो है वो आपको हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो इससे पहले क्या था कि 1 से लेके 10 तक का जो क्वेश्चन था उसका हम लोग एनालिसिस कर लिए थे। तो हमें जो है इससे आगे का जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करना है। तो देखिए, तो 10 तक का एनालिसिस जब कर लिए तो 11 से हमें क्या करना है कि आपको एनालिसिस करना है। तो आप लोग इसे बढ़िया से देख लीजिएगा, जहां दिक्कत हो आप लोग बताएंगे, दिख रही है या नहीं दिख रही है ये भी आप हमें बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को संविधान सभा में क्या किया कि आपको प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए कह रहा है 13 दिसंबर 1946, 25 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको 13 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, संविधान सभा की जो प्रारंभिक 3 बैठक है उसके बारे में आपको बात करना है। तो देखिए, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, क्या हुई थी? पहली बैठक याद रखिएगा वो आपको 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि सर संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो आपको कब हुई थी? तो देखिए, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो आपको 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि संविधान सभा की जो आरंभिक तीसरी बैठक थी वो आपको कब हुई थी? तो इसकी जो तीसरी बैठक हुई थी वो आपको 13 दिसंबर 1946 को। तो इन चीज़ों को याद रखना है। और देखिए, और सभी के सभी बैठक जो है वो आपको नई दिल्ली के आपको सेंट्रल हॉल में ही क्या हुए थे कि आपको संपन्न हुए थे। तो इन चीज़ों को याद रखना है। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान सभा में, यह जो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो फिर से एक बात आती है कि सर ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो देखिए, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो पेश करने वाले थे वो आपको पंडित नेहरू थे। कौन थे? पंडित नेहरू। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक उसमें 2 जोड़ दीजिए, 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक तो आपको 13 दिसंबर 1946 को। तो इन चीजों को याद रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किए थे? तो पंडित नेहरू ने। कब पेश किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। देखिए, और इसमें एक डेट और है जिसको आप याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, 11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में क्या हुआ था कि आपको एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है कि ये जो आपको संविधान सभा है, क्या है? संविधान सभा, ठीक है ना। तो देखिए, तो संविधान सभा के 2 तरह के अध्यक्ष पूछे जाते हैं। एक आपको पूछे जाएंगे अस्थायी अध्यक्ष। क्या है? अस्थायी अध्यक्ष या सीधे अध्यक्ष पूछेंगे तो आप कहोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो संविधान सभा के साथियों अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखिए, दोनों लोग जो थे वो आपको बिहार से संबंध रखते थे। कहाँ से? बिहार से। यानी कि एक चीज यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस बैठक की अध्यक्षता जो है अस्थायी तौर से कौन किए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के क्या होते हैं कि आपको मतलब अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते कि नहीं? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो कहेंगे हम क्या जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तब आप क्या कहोगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। लेकिन जब तक आपको अस्थायी नहीं लगेगा और सीधे पूछेगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो हम क्या कहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ पे डी नंबर एक ऑप्शन देखिए, दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 को। तो साथियों याद रखिएगा कि ये जो 26 जनवरी 1950 है, ठीक है ना,
तो इस 26 जनवरी 1950 को ये जो भारतीय संविधान है वो आपको पूर्ण रूप से क्या हुआ था, क्या आपको लागू हुआ था, क्या हुआ था, पूर्ण रूप से लागू। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तब क्या कहोगे 26 जनवरी 1950 को। आज सीधे पूछेंगे आंशिक रूप से तो आपको 26 नवंबर 1949 को जब यह बनकर तैयार हुआ था उस समय की बात हो रही है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये जो 11 नंबर प्रश्न है ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। यानी कि प्रश्न को एक बार और रिकॉल कर लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। तो इन सभी चीजों को आपको साथियों अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग यहां से आगे चलते हैं और अन्य चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि आपको उद्देश्य प्रस्ताव में इनमें से किसकी चर्चा नहीं की गई, क्या है, चर्चा नहीं की गई। तो ये प्रश्न जो है थोड़ा सा अधूरा है, क्या है, अधूरा है। देखिए यह प्रश्न यह होता कि उद्देश्य प्रस्ताव में इनमें से किसकी चर्चा जो है वो आपको की गई, ये होगा। नहीं को हटा दीजिए, क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब इस प्रश्न को समझिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है ना, कि इनमें से किसकी चर्चा की गई है, केंद्रीय कार्यपालिका का कह रहा है स्वरूप, दूसरा कह रहा है आपको केंद्रीय विधायिका का स्वरूप, तीसरा कह रहा है संविधान के मूल आदर्श, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि संविधान के जो मूल आदर्श थे उसी को क्या किया गया था कि आपको पेश किया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आती कि संविधान सभा में ये जो आपको उद्देश्य प्रस्ताव है, क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव, इसे कब पेश किया गया था। तो साथियों ये जो आप उद्देश्य प्रस्ताव देख रहे हो इसे संविधान सभा में 13 दिसंबर, क्या है, 13 दिसंबर 1946 को जो था वो आपको क्या किया गया था कि आपको पेश किया गया था। किसके द्वारा, तो पंडित नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो बाद में चलकर क्या होता है कि आपको भारतीय संविधान की उद्देशिका का क्या बनता है कि आपको आधार बनता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान की जो उद्देश्य क्या है, क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है ना, या उसका जो प्रियम्बल है उसका आधार क्या बना था। तो पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो आपको उद्देश्य प्रस्ताव है, इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के मूल आदर्श को पेश किए गए थे और उस समय इसमें लगभग आपको 8 बातें जो थी वो आपको पेश की गई थी, यानी 8 अनुच्छेद जो थे वो आपको पेश किए गए थे कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो मूल आदर्श थे वो पंडित नेहरू के द्वारा ही पेश किए गए थे। कब, तो 13 दिसंबर 1946 को। किसमें, तो आपको उद्देश्य प्रस्ताव में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 12 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो 13 नंबर प्रश्न है हमारा वो क्या कर रहा है, इस पर आप लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव में इनमें से किसकी चर्चा जो है वो आपको नहीं की गई, क्या है, नहीं की गई थी। देखिए और ये सारे जो क्वेश्चन सब है ना आपको भारतीय भवन से जो है वो आपको उठाया गया, ठीक है ना। आप पढ़ने के लिए एसपीपीडी का बुक पढ़ो, ठीक है ना। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़ो, जो भी बुक पढ़ना है सब पढ़िए, ठीक है ना। लेकिन बेहतर होता है एसपीपीडी, क्योंकि उसमें जो है आपको सारे चीजों का निचोड़ जो है वो आपको दिया रहता है। लेकिन क्या होता है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन का कलेक्शन होता है ना वो सभी बुक से होता है, ठीक है ना। तो आप लोग सारे बुकों को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए तो कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव में इनमें से किसकी चर्चा नहीं की गई है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है अल्पसंख्यकों की, ऑप्शन बी पिछड़ों की, ऑप्शन सी महिलाओं की, ऑप्शन डी पिछड़े वर्गों की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको महिलाएं, क्योंकि जो आपको उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था उसमें अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, ठीक है ना, इसके अलावा पिछड़ों, इस सब की चर्चा की गई थी, लेकिन महिलाओं की चर्चा नहीं की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और आपको बताए थे कि यह उद्देश्य प्रस्ताव है, यही हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या बना था, आदर्श बना था। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो प्रीएम्बल है, क्या है, प्रीएम्बल है, यह सबसे पहले किस देश के संविधान में शामिल किया गया था। मतलब कि प्रस्तावना जो है सबसे पहले किस देश के संविधान में शामिल किया गया था। तो वह आपको अमेरिका के संविधान में, किसके में शामिल किया गया था, अमेरिका के संविधान में। और भारतीय संविधान की भी जो प्रस्तावना है ना साथियों वह याद रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है
वह आपको कहाँ से प्रेरित है? तो देखिए जब भी प्रेरित की बात आएगा तो यह आपको अमेरिकी संविधान से क्या है? प्रेरित है। जबकि प्रस्तावना की अगर हम भाषा की बात करेंगे भारतीय संविधान में तो साथियों वह आपको ऑस्ट्रेलिया से क्या है कि आपको प्रेरित है। किससे प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया से। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा है वह कहाँ से प्रेरित है, तो आप क्या कहोगे? ऑस्ट्रेलिया से। जबकि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार तो आपको अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। और सबसे पहले प्रीएम्बल जो था अमेरिकी संविधान में ही क्या किया गया था कि आपको शामिल किया गया था। तो ये जो प्रस्तावना है इसे संविधान का कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का कुंजी। याद रखिएगा, अगर हम पूछ देंगे कि बताइए संविधान की कुंजी जो है किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे कि ये जो प्रस्तावना है इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसे संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। के मुंशी ने इसे क्या कहा था जानते हैं? तो आपको भारत की जो राजनीतिक जन्म कुंडली है वो कहते हैं। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है ना, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जो आत्मा कहा था वो कौन कहा था? तो देखिए, तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। कौन कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर क्या होगा जानते हैं? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का जो परिचय पत्र कहते हैं वो कौन कहते हैं? तो वे आपको नानी पालकी वाला ने कहा था। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी हम लोग क्या कहते हैं कि आपको कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इस उद्देश्य प्रस्ताव में महिलाओं की चर्चा जो थी वो आपको नहीं की गई थी। और उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया जाता है? तो आपको 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो पंडित नेहरू के द्वारा। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 13 नंबर प्रश्न देख रहे हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना साथियों वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना, कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का जो गठन है वो आपको कब किया गया था? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप लोग इसका आंसर जो है दे सकते हो। क्या कह रहा है प्रश्न पहले समझिए, उसके बाद तो इसका आंसर हम लोग को जानना ही है। देखिए कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो कह रहा है 29 अगस्त 1947, 29 सितंबर 1947, 29 अक्टूबर 1947, 29 नवंबर 1947। देखिए सब इसमें जो ईयर है 1947 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था कि आपको प्रारूप समिति का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? प्रारूप समिति का गठन। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था तो क्या कहोगे? 29 अगस्त 1947 को। और ये जो प्रारूप समिति है इसके जो अध्यक्ष थे क्या थे? अध्यक्ष वो कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। क्या कहेंगे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो आप क्या कहोगे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा, क्या जानते हैं कि प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी क्या थे? सदस्यों की संख्या वो कितनी थी? तो प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वह आपको 7 थी। कितनी थी? 7। वो भी अध्यक्ष को लेकर। किसको लेकर? अध्यक्ष को लेकर। तो यहाँ से कभी कभी एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि बताइए कि भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो देखिए, तो भारतीय संविधान का जो जनक है क्या है? जनक है वो आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का जनक तो कहेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था आरंभ में वो आपको पूर्वी बंगाल से। कहाँ से हुआ था? पूर्वी बंगाल से। लेकिन यह क्षेत्र जो होता है विभाजन के बाद कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में। तब फिर से इनका जो संविधान सभा में निर्वाचन होता है वो आपको बम्बई से, और बम्बई का एक सीट होता है पूना सीट। क्या होता है? पूना सीट। और इस पूना सीट को क्या होता है कि एम.आर. जयकर के द्वारा, किसके द्वारा? एम.आर. जयकर के द्वारा जो होता है उसको क्या कर दिया जाता है कि आपको खाली किया जाता है। और तब वहां से फिर आपको चुनाव जीतते हैं बाबा साहब। और उसके बाद जो होता है क्या होता है फिर से संविधान सभा में इनका क्या होता है कि आपको निर्वाचन जो होती है वो आपको बम्बई के पूना सीट से होती है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। प्रारूप समिति के कुछ सदस्यों का नाम जान लीजिए, जैसे कि देखिए के मुंशी हो जाएंगे, ठीक है ना, मोहम्मद सादुल्ला हो जाएंगे, एन गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको
डीपी खेतान, इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचार्य जो होते हैं सदस्य बनते हैं। इसके अलावा बीएल मित्तर जो कि त्यागपत्र दे देते हैं, तो एन माधवराव जो होते हैं इसके क्या होते हैं कि आपको सदस्य बनते थे। इस प्रकार से प्रारूप समिति में टोटल जो होते हैं वो आपको अध्यक्ष को लेकर के आते हैं कि आपको 7 सदस्य थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 14 नंबर प्रश्न है ना, इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको ये हो जाएगा, यानी कि प्रारूप समिति, या इसी को कहते हैं हम लोग मसौदा समिति, या इसी को कहते हैं हम लोग पांडुलेखन समिति, या इसी को जीवनसाथी.com की भाषा में क्या बोलते हैं जानते हैं, तो आपको ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद देखिए कि 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसे समझिए। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है कि 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 11 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको साफ झलक रहा है बी नंबर, कि आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान जो है बनकर क्या हुआ था कि आपको तैयार हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपको संविधान जो था हमारा वह कब अंगीकृत हुआ था। देखिए प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा, संविधान अंगीकृत जो हुआ था वो आपको कब हुआ था, यह प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो देखिए तो हमारा जो संविधान है साथियों वो आपको कब अंगीकृत हुआ था जानते हैं, तो आपको 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हमारा संविधान जो होता है बनकर क्या होता है कि आपको तैयार होता है, और इसी दिन क्या होता है संविधान को आंशिक रूप से क्या कर दिया जाता है कि आपको लागू कर दिया जाता है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारा जो संविधान है आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन 16 अनुच्छेद जो होते हैं उसको क्या किया जाते हैं कि आपको लागू किए जाते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से इसी दिन इसको लागू भी कर दिया जाता है। कुल मिलाकर 16 अनुच्छेद लागू किए जाते हैं। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे, क्या आएंगे, एक प्रश्न और आएंगे। देखिए क्या एक प्रश्न आ सकते हैं जानते हैं कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। तो साथियों भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी क्या है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को क्या करते हैं जानते हैं, तो आपको गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र क्या है, गणतंत्र दिवस जो होते हैं वो आपको मनाते हैं। वहीं आपको 26 नवंबर को क्या है, 26 नवंबर को क्या करते हैं कि आपको कानून दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, कानून दिवस मनाते थे। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो कानून दिवस या संविधान दिवस इसको कहिए, और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते थे। यहाँ सबका प्रश्न करा है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, तो आप कहोगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अर्थात इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और भारतीय संविधान पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या था कि आपको अंशतः या शब्दशः क्या था कि आपको 250 से अधिक अनुच्छेद जो थे वो आपको लिए गए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 15 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो होगा साथियों वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा कहते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर क्या किए थे कि आपको हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए तो यहाँ से कुछ बातों को आपको याद रखना होगा। क्या होगा, याद रखना होगा, ठीक है ना, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 284। क्या हो जाएगा, 284। तो इन चीजों को आपको साथियों अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। और भाई क्या हो रहा है, चलिए देखिए, चलिए आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है कि ये जो देख रहे हैं आपको 24 जनवरी 1950 को, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, 284। तो देखिए तो यहाँ से इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा कर पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहला कि आपको संविधान सभा की पहली बैठक क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ना साथियों वो आपको कब हुई थी जानते हैं, 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में
क्या होता जानते हैं कि दूसरे 10 सदस्यों ने क्या किया था कि आपको हिस्सा लिया था। क्या किया था? दूसरे 10 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। तो पहली बैठक के संदर्भ में क्या हुआ था कि आपको विंस्टन चर्चिल ने एक बयान दिया था कि आपको यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही क्या है कि आपको गायब है। चलिए फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक। क्या पूछा जाएगा? संविधान सभा की अंतिम बैठक क्या देखिएगा। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी साथियों, वह कब हुई थी? तो देखिए संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी ना, वह आपको याद रखिएगा, वह 24 जनवरी 1950 को, कितना को? 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन क्या हुआ था कि आपको संविधान सभा के दूसरे 84 सदस्य उपस्थित हुए थे और संविधान पर क्या किए थे कि आपको हस्ताक्षर किए थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम बार कब मिला था, तो 24 जनवरी 1950 को। और इसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा को जो होता है वो आपको भंग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है। और 24 जनवरी के दिन ही क्या होते हैं कि आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखिएगा कि क्या होता है कि देश का प्रथम राष्ट्रपति जो होता है संविधान सभा के द्वारा जो होता है आपको चुना जाता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक चीज और आएगा, 24 जनवरी को ही जो होता है क्या होता है कि हमारा जो राष्ट्रगान होता है, क्या होता है? राष्ट्रगान जनगण मन, उसको क्या होता है कि संविधान सभा के द्वारा अपना लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपका यहाँ से प्रश्न कर रहा है कि 24 जनवरी 1950 को क्या है कि संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो आप क्या कहोगे? तो आपको 284। क्या कहेंगे? 284। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 16 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए क्या कह रहा है, ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि संविधान सभा की संचालन समिति जो थी, क्या थी? संचालन समिति, इसके जो आपको अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए सारे लोगों को दिखता होगा ये प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, संविधान सभा की संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी आपको क्या हो जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो जाएगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें और भी लोग हैं जो अन्य समितियों के क्या थे, अध्यक्ष थे। इन पर हम लोग बात करते हैं। तो जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संघ शक्ति समिति, क्या है? संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो क्या कहेंगे? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ये आपको प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद हो जाएगा आपको क्या है कि प्रांतीय संविधान समिति। क्या है? प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय से जुड़ा हुआ जो भी रहेगा, ठीक है ना, प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे जानते हैं? तो आपको यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, कहने का मतलब हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन चीजों को आपको अच्छे से साथियों क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो वही आपका प्रश्न कर रहा है कि बताइए कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या कहिएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पूछेंगे तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपको संचालन समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। और एक बात और याद रखिएगा, चाहे क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी कौन थे, तो क्या कहिएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष क्या है? अध्यक्ष। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ना वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो ये जो 17 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर आप लोगों को पता चल गया कि आपको क्या होगा जानते हैं, ये हो जाएगा। देखिए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, क्या है? देश रत्न की जो उपाधि है वो आपको दिया गया है। इसके अलावा इन्हें अजात शत्रु, क्या है? अजात शत्रु की भी जो उपाधि है वो आपको दिया गया है। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न जो होंगे आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। देखिए कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन, आप लोग को दिख रहा है बताइए तो, इतना छोटा नहीं दिखता होगा भाई साहब। देखिए अब बताइए तो, अरे भाई बता दो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ चलिए देखिए अब तो मुझे लग रहा है कि सारे लोगों को दिखता होगा, ठीक है ना। जो ना देखने वाले होंगे उनको भी दिखता होगा। देखिए क्या कह रहा है समझिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के
रूप में कब पदभार ग्रहण किया था। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर जो है वो आपको कब आया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो एक है आपको 24 मार्च 1947। देखिए, तो आंसर बोले क्या, यही हो जाएगा। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो होता है भारत का क्या होता है जानते हैं कि आपको प्रथम नहीं, क्या कहेंगे कि भारतवर्ष के अंतिम वायसराय बनकर क्या होते हैं, क्या आपको आते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से हम कुछ बात आपको बताएंगे जो आपको बंगाल से शुरू करते हुए हम आगे की ओर क्या करेंगे कि आपको ले चलेंगे। तो देखिए, तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर। देखिए क्या पूछा जाएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर क्या है, प्रथम गवर्नर। तो साथियों याद रखिएगा, बंगाल के जो प्रथम गवर्नर थे वो आपको रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, गवर्नर जनरल बंगाल के प्रथम, तो वो हो जाएगा आपको वारेन हेस्टिंग्स। कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद क्या जानते हैं, पूछा जाएगा कि बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा वो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए इसमें कुछ चीजों को याद रखिएगा, सारा चीज नहीं बता रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आएगा उसको देख लेते हैं। फिर पूछा जाएगा भारत का प्रथम वायसराय। क्या पूछा जाएगा, भारत का प्रथम वायसराय। तो यह जो था आपको लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग है भारत का क्या था, क्या आपको प्रथम वायसराय था। आप पूछेंगे भारत का अंतिम वायसराय, तो याद रखिएगा वो कौन है जानते हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। तो देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आपसे पूछा जाएगा समझिए। पूछेंगे कि बताइए बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेंगे वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। इन चीजों को समझना है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय तो आपको लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम वायसराय कहेंगे तो वो आपको कौन हो जाएगा जानते हैं, तो भारत का जो अंतिम वायसराय होगा वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन। और यही लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या होता है जानते हैं कि भारत का जो होता है वो पहला गवर्नर जनरल भी बनता है। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो 24 मार्च 1947 को यह वायसराय बनकर आता है और 3 जून 1947 को यह जो होता है भारत विभाजन की क्या करता है कि आपको योजना पेश करता है। कौन सा योजना पेश करता है, भारत विभाजन की योजना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत विभाजन की योजना कब पेश किया गया था तो आप क्या कहोगे, बताओ तो। 3 जून 1947 को। और इसी माउंटबेटन प्लान के तहत जो होता है माउंटबेटन योजना को आधार मानकर क्या होता है कि आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। और उसके बाद जो होता है भारत का जो विभाजन होता है वह आपको माउंटबेटन योजना को आधार मानकर ही होता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ पर देखिए एक डेट दिया हुआ है 15 अगस्त 1947। तो देखिए तब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो आपको क्या हुआ था कि आपको स्वतंत्र हुआ था। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ चीजें और है जिसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो ये जो आपको 19 नंबर प्रश्न है, क्या है 19 नंबर प्रश्न, वो क्या कह रहा है पहले इसे समझिए। कह रहा है कि निम्न से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। तो देखिए, तो संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या थी ना वो आपको 15 थी। सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की अगर बात किया जाए तो वो कितनी थी, 15। और 15 महिला में देखिए कौन कौन थी, तो देखिए सरोजिनी नायडू ये भी थी, हंस मेहता ये भी थी, विजया लक्ष्मी पंडित ये भी थी। डी करा इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। तो देखिए तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू के बारे में चर्चा किया गया है। तो याद रखिएगा यह आपको भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। क्या है, भारत की प्रथम, क्या है, प्रथम महिला क्या कहेंगे आपको राज्यपाल। तो कौन हो जाएंगे, सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएंगे, सरोजिनी नायडू, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में बनी थी। क्या बनी थी, उत्तर प्रदेश में। मतलब भारत के किस राज्य में सबसे पहले महिला आपको राज्यपाल बनी थी, तो आप क्या कहोगे, उत्तर प्रदेश में। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हंस मेहता। देखिए तो महिलाओं के शिक्षा के सुधार के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा, क्या है, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, क्या है, महासभा में, ठीक है ना, प्रथम भारतीय महिला राजदूत। क्या कहेंगे, प्रथम भारतीय महिला जो राजदूत बनी थी, क्या बनी थी, प्रथम भारतीय महिला राजदूत। वो कौन बनी थी, तो आपको विजया लक्ष्मी पंडित। और याद रखिएगा ये पंडित नेहरू की क्या थी, कि आपको बहन थी। तो देखिए तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम भारतीय महिला जो राजदूत बनी थी कौन बनी थी, विजया लक्ष्मी पंडित। और ये जो आपको सिस्टर थी किनकी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उसके बाद सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल किस राज्य की बनी थी, उत्तर प्रदेश। और हंस मेहता जो है महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा क्या किए थे कि आपको कार्य किए थे। तो साथियों इन सभी
सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 20 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है इसे जानते हैं। देखिए तो अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि ये जो कैबिनेट मिशन योजना है, क्या है कैबिनेट मिशन योजना, इसके सदस्य जो थे वो आपको कौन कौन थे। देखिए कैबिनेट मिशन के आपसे सदस्य पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है सदस्य। तो देखिए जरा सा यहाँ से सारे लोगों को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं। अब देखिए अब तो सभी लोगों को दिखता होगा। देखिए क्या कह रहा है सुनिए कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, डी करा इनमें से सभी। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ से याद रखिएगा कि जो पैथिक लॉरेंस थे ना ये आपको भारत मंत्री थे, क्या थे भारत मंत्री, या इन्हीं को कहिए भारत सचिव। एवी अलेक्जेंडर जो कि आपको नौसेना मंत्री था, क्या है नौसेना मंत्री, ठीक है ना। ये सभी जो था ब्रिटेन की संसद में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, इसलिए इस योजना का नाम ही रखा गया था कैबिनेट मिशन। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के क्या थे, क्या आपको अध्यक्ष थे, क्या थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के जो थे वो आपको क्या थे जानते हैं, तो अध्यक्ष थे, क्या थे अध्यक्ष थे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए तो ये सभी के सभी ब्रिटिश संसद में जो थे कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है ना। और ये सभी जो थे आपको भारत आए थे, क्या जानते हैं कि आपको कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो ये जो कैबिनेट मिशन योजना है साथियों यह आया था कब भारत, तो यह आपको 24 मार्च 1946 को आया था। और इस कैबिनेट मिशन योजना को भारत भेजने वाले जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनका नाम है लॉर्ड एटली, क्या है लॉर्ड एटली। तो यहाँ से एक बात आती कि सर कैबिनेट मिशन योजना को भारत क्यों भेजा गया था। तो देखिए तो सबसे पहला चीज़ यहाँ से समझिएगा कि जो कैबिनेट मिशन योजना है, ठीक है ना, इसका जो पहला उद्देश्य था भारतीय संविधान का निर्माण करना, क्या करना भारतीय संविधान, क्या है भारतीय संविधान का क्या करना जानते हैं निर्माण करना। और दूसरा जो इसका उद्देश्य था अंतरिम सरकार का गठन करना, क्या करना अंतरिम सरकार, देखिए यहाँ ध्यान से सुनिएगा, अंतरिम सरकार का क्या करना जानते हैं तो आपको गठन करना, क्या करना गठन करना। यही दो उद्देश्य था किसका जानते हैं तो आपको कैबिनेट मिशन योजना का। तो ये जो कैबिनेट मिशन योजना है ये भारत आती है कब, तो 24 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा कौन करते हैं लॉर्ड एटली, कब, तो आपको 15 मार्च 1946 को। अब आइए अब ये जो कैबिनेट मिशन योजना होती है यह आपको मार्च में क्या होता है कि आपको भारत आता है और मई में ये अपने प्रस्तावों की क्या करता है कि आपको घोषणा करता है। तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे कौन थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, डी करा इनमें से सभी, तो सभी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वह थे आपको पैथिक लॉरेंस। और पैथिक लॉरेंस किस पद पर थे, तो आपको भारत मंत्री के पद पर, या कहिए आप भारत सचिव जो थे वो आपको कौन थे पैथिक लॉरेंस थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। तो देखिए तो यहाँ से ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग आंसर का क्या कर रहे हैं कि आपको जो एनालिसिस कर रहे हैं वो ऑप्शन वाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये टॉपिक सब विशेष रूप से आएंगे तो वहां पर इसकी चर्चा और भी की जाएगी, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको ये जो सेशन है समझ में आया होंगे। तो ये जो 20 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो साथियों आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।